जो निर्मित इलाके होते हैं, जहां पर कंस्ट्रक्शन होता है, वहां पर आपको गर्मी का एहसास ज्यादा होगा। पेड़ों के पास जब आप पहुंचेंगे, एक तो छांव वहां पर रहती है और आपको थोड़ी सी ठंडक का एहसास ज्यादा होगा। ये पूरी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। बहरहाल सिर्फ इंसानी शरीर पर इसका प्रभाव नहीं होता है, बल्कि खेती किसानी में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इस बार गेहूं के फसल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। समय से पहले गर्मी आ जाने और गर्म हवाओं के चलते किसानों में मायूसी है। पहले गर्मी के चलते गेहूं की पैदावार पर असर हुआ, अब हीट वेव ने गर्मी में उगाई जाने वाली फसलों को भी झुलसा दिया है। यूपी, हरियाणा, पंजाब में इसका ज्यादा असर देखने को मिला है। ग्रीष्मकालीन फसलें जैसे मूंग और उड़द भी इसकी चपेट में आ गईं। यही नहीं, गर्मी का असर मौसमी सब्जी पर भी देखने को मिल रहा है। इस बार गर्मी इतनी भयंकर है कि किसान खेत में खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, खेत में खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं। इसके साथ साथ में इनकी जो ताजी फसलें होती है उनको भी नुकसान हो रहा है और सरकार की तरफ से प्रॉपर वेयर हाउस की भी व्यवस्था नहीं है और इसके साथ में उनके पशुओं को भी दिक्कत हो रही है और सरकार की तरफ से कोई भी योजना नहीं है और बिजली कटौती दबा के है। सिंचाई के लिए विशेष जो है कि वो है खास करके फसल नहीं हो पा रहा है। सब्जियां वगैरह नहीं हो रही हैं, हरी सब्जियां जो जल जा रही हैं धूप से। कोलोराडो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने शोध में ये पाया कि आने वाले वक्त में लू की समस्या बहुत बड़ी समस्या होगी। बीतते समय के साथ इसके और तीव्र होने की आशंका है। शोधकर्ताओं के अनुसार पहले जितना अनुमान लगाया गया था, उसकी तुलना में दुनिया भर की फसलों को ये 10 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। शोधकर्ताओं ने साल 1979 से 2016 के डेटा का विश्लेषण किया तो पाया कि जितना सोचा गया था, लू से कृषि को उससे भी अधिक नुकसान पहुंचा। देखिए, उसको क्वांटिफाई करना तो अभी बहुत ज़्यादा संभव नहीं हुआ है, पर कुछ एरियाओं में उसको क्वांटिफाई करने की बात है। तो उसका सीधा सीधा जो असर पड़ता है कि सभी सेक्टर में पड़ता है। मान लो तापमान बढ़ रहे हैं तो तापमान बढ़ने से क्या होता है कि खेतों में या एग्रीकल्चर फील्ड में इरिगेशन का ज़रूरत होता है। तो इरिगेशन अगर नहीं हो पाता है तो जो क्रॉप्स हैं उनका जो यील्ड है उसमें कमी आ जाती है और पानी देने की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाती है। इसी तरह से जो ह्यूमन बीइंग्स है उसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो कुल मिला के इससे इम्पैक्ट तो सब जगह पड़ता है, पर उसको क्वांटिफाई करना हर फील्ड के लिए अभी ये अंडर रिसर्च और चल रहा है। अगर एक एग्जाम्पल के लिए कहें तो अभी एक रिपोर्ट हम देख रहे थे जो एग्रीकल्चर के लिए कहें तो ये मार्च में गर्मी पड़ने से कई रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं जैसे 5 से 6% कुल उत्पादन में इसका इम्पैक्ट पड़ा है गेहूँ के में। जब तक आपके पास कोई चीज होती है, आप उसका मोल नहीं समझते। इसीलिए पीढ़ियों ने पानी को बर्बाद किया और अब पानी को बचाने की बातें होती हैं। नल बंद कर दो, उतना ही इस्तेमाल करो जितने की जरूरत है। कुछ इसी तरह की बात हमारे पर्यावरण के हर एक कोण से जुड़ जाती है। एक बात जो पीढ़ियां भूल गई थी वो ये कि पृथ्वी एक ही है, एक ही जगह है जहां हम रह सकते हैं। लेकिन देखिए, पिछले कुछ सालों ने किस तरीके से उस क्रूर सच को बयां किया है। आपको दिखाते हैं तापमान ने किस तरीके से अपने संकेत दिए हैं। दो 1901 के बाद से भारत का 8वां सबसे गर्म साल था। लेकिन ये 2016 में पड़ी गर्मी के उच्चतम तापमान की तुलना में काफी कम था। 2001 से 2010 और 2011 से 2020 में 0.23 डिग्री सेल्सियस और 0.34 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी हुई। ये सबसे गर्म दशक के तौर पर दर्ज हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम के बदलते मिजाज के पीछे ग्लोबल वार्मिंग है। धरती का बढ़ता तापमान जितना मानव जाति के लिए चिंताजनक है, उतना ही इसके जिम्मेदार भी इंसान ही है। कारखानों या घरेलू कामों के लिए इंसान पूरी तरीके से तेल, गैस, कोयले पर निर्भर है। इसके इस्तेमाल से जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। इसका जलवायु पर प्रतिकूल असर पड़ता है। बढ़ती आबादी ने इसको और ज्यादा खतरनाक बना दिया है।
जो क्लाइमेट चेंज होता है ये ग्लोबल फिनोमेना है। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है। ऐसे कुछ इलाके में शायद फॉल भी हो सकता है, मगर आप रिलेटिवली देखें जो राइज इन टेम्परेचर ज़्यादा पोलर रीजन यानी आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन में देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल रीजन में राइज इन टेम्परेचर कम है रिलेटिवली। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती का तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। वातावरण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 50% तक बढ़ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। भारत कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का केवल 7.02% ही उत्सर्जन करता है। इस लिस्ट में पहले पायदान पर चीन है जो 30.64% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। दूसरे पायदान पर अमेरिका है जो 13.53% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। यानी चीन और अमेरिका के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को जोड़ दिया जाए तो यह 44.17% होता है। चीन और अमेरिका मिलकर दुनिया की आधी आबादी जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भारत का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर धरती को जलवायु परिवर्तन के बुरे परिणामों से बचा के रखना है तो ग्लोबल वार्मिंग को साल 2100 तक 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देना है। भारत ने इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बेहतर संतुलन स्थापित किया है। बड़े और विकसित देशों की तुलना में क्लाइमेट एक्शन को लेकर भारत के प्रयासों को देखकर आप सभी को निश्चित ही गर्व होगा। आज भारत बहुत तेजी के साथ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था वो क्या कर रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर होता है ग्लेशियर्स की बर्फ पर। उसका सबसे बुरा प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र पर दिख रहा है। 2020 में आई जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि आने वाले दशकों में आर्कटिक क्षेत्र से बर्फ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग अलग अलग महासागर के जल स्तर को बढ़ाने का सबसे अहम कारण है। इसी वजह से दुनिया भर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पृथ्वी की ऊपरी सतह को नुकसान पहुंचा रहे हैं।